नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। तो कुल मिलाकर के बिहार चुनाव के नतीजों की हनक पड़ोसी राज्य बंगाल और यूपी तक सुनाई दे रही है। वो खनक, वो आवाज अब तक सुनाई दे रही है जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जिस तरह से 5 सीटें जीतकर बिहार में महागठबंधन को खेल बिगाड़ दिया, उससे बंगाल और यूपी में नए समीकरणों की टेंशन बढ़ गई है। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस अब यह मान रही है कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल न करना एक भूल थी। वहीं यूपी में चुनाव से 1 साल पहले ही समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ओवैसी को गठबंधन में शामिल करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करने का जिक्र कर दिया। तो सवाल यह कि यूपी में अखिलेश होंगे तैयार या 27 में दोहराएगा बिहार? यह भी सवाल बिहार में ओवैसी फैक्टर से क्या कांग्रेस पे शुरू होगा नया चैप्टर और मुस्लिम वोट बांटने लगे ओवैसी? अब खेल करेंगे बंगाल टू यूपी। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे दूसरी स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की आखिरी विदाई से जुड़ी, उनके निधन से जुड़ी। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पूरा बॉलीवुड उमड़ गया। देश और दुनिया ने कैसे नम आंखों से हीमैन को, धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी और गांव की गलियों से कैसे स्टारडम तक सफर तय किया धर्मेंद्र ने। बने रहिए हमारे साथ, आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत करते हैं देश की सियासत में ओवैसी फैक्टर से। ओवैसी जो कि अपनी पार्टी एआईएमआईएम के अध्यक्ष या फिर यूं कहिए कि सर्वे सर्वा हैं। पिछले कुछ सालों तक एआईएमआईएम हैदराबाद बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, लेकिन ओवैसी ने अब अपनी इस पार्टी को देश के कई राज्यों में उतारकर न सिर्फ एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत की है, एक अलग तरीके की राजनीति शुरू की है, बल्कि कई दलों की टेंशन बढ़ाती है, खासकर उन दलों की जिसका आधार वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है। इस वोट बैंक के सहारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कई दशकों से राजनीति में अपना परचम लहरा रही थी। पिछले कुछ सालों में यह वोट बैंक कांग्रेस से शिफ्ट होकर उन राज्यों के क्षेत्रीय दलों की ओर रुख कर गया। बिहार में जहां लालू यादव की आरजेडी के साथ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका जुड़ गया, वहीं यूपी में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ यह तबका जुड़ गया। उसका नेतृत्व अब अखिलेश करते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में तो मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी इस समुदाय की सर्वमान्य नेता बन गई, जिसके दम पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज है। लेकिन बिहार में हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शंस में जिस तरह से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में अपना दमखम दिखाया, उससे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय ने अपना एक नया सियासी चेहरा ढूंढ लिया है। जाहिर है इससे दूसरी पार्टियों में खलबली तो मचेगी ही। बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ओवैसी को लेकर आवाज उठने लगी है। दरअसल बिहार में बेहद ही खराब परफॉर्मेंस के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली आकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी डिटेल विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही बैठक में हार के तमाम मुद्दों पर मंथन भी किया गया। इस बैठक में बिहार कांग्रेस के ऑब्जर्वर और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद थे।
उन्होंने बिहार में हार की एक बड़ी वजह ओवैसी फैक्टर को मानते हुए यहां तक कहा कि गठबंधन के लिए उन्होंने सही समय पर सही जगह रिक्वेस्ट किया तो इस पर विचार किया जा सकता था। उन्होंने किया अगर होता, लेकिन नहीं किया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में यह कहा कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर के बात करेंगे, यानी ओवैसी को लेकर के बात करेंगे। सुनिए। मैं तो बिहार का ऑब्जर्वर भी था और खड़गे साहब से मिलकर विस्तृत रिपोर्ट हमने सौंपा है और हमें लगता है कहीं न कहीं कुछ चूक हुआ है। ओवैसी साहब सीट मांग रहे थे और उस समय सही जगह पर अगर बात रखते ओवैसी साहब तो विचार किया जा सकता था। तो लेकिन चलिए बीत गई बात गई, लेकिन ये बात सही है कि ओवैसी साहब की बातों से हमारी युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ है वहां और इसी कारण वोट नहीं दिया। पिछली बार भी एआईएमआईएम की 5 सीटें आई थी, इस बार भी 5 सीटें आई। मेरी व्यक्तिगत राय है कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल कर लेना चाहिए था। उनकी वजह से कई सीट गठबंधन हारा है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुलकर बात करता हूं और करूंगा भी। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। अब जाहिर है बिहार के बाद अब ओवैसी फैक्टर पर विपक्षी पार्टियां मंथन जरूर कर रही हैं, मगर क्यों? इसे समझने के लिए आपको पहले असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयान सुनवाते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, थोड़ी समझ लगेगी। साल में लड़ेंगे जाकर इस बार चुनाव? अभी बातचीत चल रही है, हमारे लोग बात कर रहे हैं, तो फतेही जवाब देंगे आपको, थोड़े दिनों में देंगे। क्या आप लेकिन एक प्रिंसिपल एक स्टैंड आपका है कि आप भी वहां भी ममता बनर्जी की पार्टी से कोई गठबंधन करना चाहते हैं, उनको कोई ऑफर देना चाहते हैं आप? ऐसा है ना कि लाइटर वे में कह रहा हूं आपको, हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई बर्मुडा ट्रायंगल है तो असदुद्दीन ओवैसी है। तो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में, वो भी आके बड़ी मेहनत किए। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में MY PDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे। क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? बिहार का बयान। उत्तर प्रदेश तो हम जाएंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे। अंदाजा लगा सकते हैं ओवैसी के इन बयानों ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो अपनी बिहार जीत का कारवां अब आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसका अगला और सबसे अहम पड़ाव बिहार के ही 2 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और यूपी हैं। पश्चिम बंगाल में जहां अब से ठीक 4 महीने बाद अप्रैल में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में 27% के करीब है टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन, करीब करीब। वहीं यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की जो तादाद है वो अमूमन बैठती है लगभग 19%। अब बंगाल में जहां विधानसभा की टोटल सीट है 294, 294, उसमें से 145 सीट पर मुस्लिमों का अच्छा खासा प्रभाव है। यूपी में 403, 403। इन कुल सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। बंगाल में मुस्लिमों का जो एकमुश्त वोट है वो टीएमसी यानी ममता बनर्जी को जाता है। वहीं यूपी में ज्यादातर मुस्लिम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। अब दोनों ही प्रदेशों में कुछ हद तक कांग्रेस को भी मुस्लिम समुदाय वोट करता है, यानी कि कुल मिलाकर के यही पार्टीज है, यही कॉम्बिनेशन है। अब यही वजह है कि बंगाल और यूपी चुनाव में ओवैसी के जाने से कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इससे उनको नुकसान हो सकता है, और उनको नुकसान हो सकता है तो बीजेपी को फायदा। इस वजह से ओवैसी पर कई बार बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगता रहा है, आपने देखा होगा।
जिसका जवाब तो ओवैसी देते ही हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां ऐसे बीजेपी को नहीं रोक पाएंगी जब तक इकट्ठे नहीं होंगे। सुनिए। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें लोकसभा चुनाव के दौरान कही थी, तब भी सही हुआ था। और बिहार चुनाव में भी दोनों ही चुनाव में विपक्षी खेमे की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव में जहां फिर से एनडीए को बहुमत मिल गया, वहीं बिहार में एनडीए का ग्राफ 200 पार तक पहुंच गया, जबकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को इतनी ही सीटें मिली जिससे कि उन्हें विपक्ष का दर्जा मिल सके। कुल मिलाकर पूरे महागठबंधन को महज 35 सीटें मिली और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ओवैसी की एआईएमआईएम का रहा, जिसने न सिर्फ महागठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया बल्कि अपनी जीत की गाथा को भी दोहराया। अब की बार बिहार की 243 में से 28 सीटों पर लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। दिलचस्प बात यह रही कि यही 5 पिछली बार यानी 2020 में भी इसी पार्टी ने जीती थी। इसके अलावा इस बार 2 सीटों पर एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही, जहां मामूली अंतर से इनके प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 14 सीटों पर तीसरे, 6 सीटों पर चौथे, 1 सीट पर छठे नंबर पर रही। इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी को इस बार 1.85% वोट मिले, जो कि पिछली बार मिले 1.24% के मुकाबले 0.61% ज्यादा है। सीमांचल में अपनी इस जीत को जहां ओवैसी बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, वहीं चुनाव के दौरान उन्होंने महागठबंधन की ओर से ठुकराने का भी तंज कसा था। सीमांचल में मंजलिस के 5 अराकीन असेंबली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असेंबली हल्के जात में 80-80 हजार वोट हासिल करना, 50 हजार वोट मंजलिस को मिलना, वो क्या कहता है जो गूंगे, अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूं ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। राजद के किसी नेता ने टीवी चैनल पर उससे कह दिया कि आप कितना सीट खड़ा कर दिए, तो शादाब ने कहा देखो भाई, महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, हम तो 6 सीट पूछे थे मगर तुम अहंकार में थे। तेजस्वी बड़ी बात करते हैं। ये बात सही है कि चुनाव से ठीक पहले ओवैसी की पार्टी ने खासकर आरजेडी के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि एआईएमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पहले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद समेत गठबंधन के अन्य नेताओं को पत्र लिखा। जब बात नहीं बनी तो अख्तरुल इमान ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर अपने समर्थकों के साथ ढोल बजा के पहुंच गए और सीमांचल की 6 सीट की मांग रखी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, जिसका खामियाजा चुनाव में महागठबंधन को भुगतना पड़ा। वो भी तब जब आरजेडी के समर्थन में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से यूपी के तमाम मुस्लिम सांसद सीमांचल में चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे। खासकर अफजाल अंसारी और इकरा हसन ने सीमांचल में मुस्लिमों के बीच जाकर यहां तक कह दिया था कि वे अपना वोट बंटने ना दें और सिर्फ महागठबंधन को वोट करें। आप कहते हो कि तेजस्वी हमके कुल छोड़ दे सीमांचल, कहा है वहाँ जहाँ ढेर मुसलमान बड़ो कुल हमारा दल, कहा है भैया, क्या हुआ तुम, क्यों दे तुमको? तुम तेलंगाना जाओ, तुम आंध्र प्रदेश जाओ। अगर हमें अपनी क़यादत पैदा करना है तो बिहार में है, उनसे बड़े बड़े नेता हैं अक़लियतों के बीच में जो कायद की हैसियत से खड़े हो सकते हैं। अगर हर जगह इस तरह से फिरकाबंदी के नाम पर समाज को बांटा जाएगा तो जो आरएसएस कर रही है वही हम भी करेंगे।
इस नाजुक मौके पर होश में आइए। एक वोट भी बचेगा तो फायदा मोदी को होगा, फिरका परस्त ताकतों को होगा, उनकी जमात कतार के लोग जीतेंगे। बस गला काटने का एक कानून बनाना बाकी रह गया। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को बदलने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने इन वोटों को, अपनी ताकत को बंटने नहीं दीजिए। एकजुट होकर, एक तरफ होकर जब आप और हम वोट करेंगे तभी जाके हमें तरक्की हासिल हो पाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। सीमांचल में मुस्लिम वोट बटा, जिससे AIMIM को तो फायदा हुआ ही, साथ ही NDA को भी बड़ी कामयाबी मिल गई। सीमांचल की कुल 24 में से 14 सीटें बीजेपी की अगुवाई वाले NDA के खाते में चली गई, जबकि महागठबंधन के खाते में महज 5 सीटें आई। तो न सिर्फ बिहार बल्कि इससे पहले महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को ओवैसी की पार्टी अच्छा खासा धक्का दे चुकी है। वहां पर भी कुछ वैसा ही समीकरण बनाने की कोशिश की गई थी। बीते साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने प्रदेश की 288 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब जीती तो महज एक कई विपक्षी पार्टियों पर, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को नुकसान जरूर पहुंचा दिया था, क्योंकि 16 में से 4 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। उस वक्त भी AIMIM की महाराष्ट्र इकाई महाविकास अघाड़ी से गठबंधन में शामिल करने की गुहार लगाई थी, लेकिन शामिल नहीं किया गया, जैसे इस बार बिहार में। ऐसे में जाहिर है, कम ही सही लेकिन राज्य दर राज्य ओवैसी विपक्षी पार्टियों को नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ओवैसी की हम ये कह सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स थी, उसने कम से कम बिहार का जब रुख किया तो उसके सच ने बाकी पार्टियों को डराया है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरे सेगमेंट का, जो कहेंगे सच कहेंगे। दूसरे सेगमेंट में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का नाम। धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में आज दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, जिसके बाद आज उन्होंने मुंबई में अपने घर पर अंतिम सांस ली। हालांकि धर्मेंद्र के परिवार ने देर तक उनके निधन की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। दोपहर करीब 1 बजे उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची और विलेपार्ले शमशान भूमि में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। फिर 1:10 पर उनकी मौत की पुष्टि की गई, कंफर्मेशन की गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से शमशान घाट पहुंचाया गया, जहां बॉलीवुड की कई हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई थी। जिंदगी से योद्धा की तरह जंग लड़ने वाले बॉलीवुड के ही मैन पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने से लेकर अब तक कई बार फैंस का दिल टूटा और कई बार तो उनके अपनों ने गुस्सा भी जाहिर किया। और जब आखिरकार 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हुए तो लगभग पूरा बॉलीवुड उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विलेपार्ले स्थित शमशान घाट पर हुआ। सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई स्टार्स उनके अंतिम दर्शन में शामिल हुए। मुझे लगता है इट्स अ सैड न्यूज, इट्स अ बिग लॉस फॉर आवर एंटायर फ्रेटर्निटी, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी industry. I think he was pioneers of many things when he started. We have always looked up to him. It's a very sad moment for all of us, but my heart goes out to the entire family. I don't know what they must be going through. धर्मेंद्र के निधन के बाद फिल्मी दुनिया के साथ ही देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई बड़ी राजनीतिक
और बॉलीवुड हस्तियों ने शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को भी और हम सबको आगे भी प्रेरित करें, कैसे अच्छी फिल्मों में अच्छा काम करके एक अच्छा इंसान बनना। और ये धर्मेंद्र जी ने जिया भी और आसपास अपने लोगों को जीने के लिए सिखाया भी। इस उम्र में भी धर्मेंद्र की जिंदा दिली देखते ही बनती थी। 2 अक्टूबर को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस को दशहरे की शुभकामनाएं दी थी। दशहरे की शुभकामनाएं। भगवान आपको लंबी सेहत दे, खुशियां दे। अब नेक बनकर रहें, फिर तो तरक्की ही तरक्की है। वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा फैंस के साथ शेयर करते थे, अपने फार्म हाउस की जिंदगी की झलक दिखाते थे। लेकिन बीमारी के कारण पिछले 1 महीने से धर्मजी ने कोई पोस्ट नहीं किया था। बेटे बॉबी देओल और सनी देओल उनका बहुत ख्याल रखते थे। 8 दिसंबर को उनके 90वें बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही धर्मेंद्र के निधन की खबर आ गई। पिछले हफ्ते ही उनकी आखिरी फिल्म 21 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के दादा के किरदार में थे। ये फिल्म परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर है। इससे पहले 2023 में उन्होंने करण जौहर की फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी से सालों बाद कमबैक किया था। 65 साल तक हिंदी सिनेमा के पर्दे पर राज करने वाले वीरू को अंतिम विदाई देने खुद जय यानी अमिताभ बच्चन भी पहुंचे। वहीं इससे पहले 11 नवंबर के निधन की खबर उनकी आई थी। दरअसल सांस लेने में उनको तकलीफ चल रही थी। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसके बाद 3 नवंबर को धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने कंफर्म किया था कि धर्मेंद्र ठीक है। 10 नवंबर को खबर आई कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हालांकि वेंटिलेटर से जुड़ी खबरों को सनी देओल की टीम ने खारिज कर दिया। बताया कि धर्मेंद्र की तबीयत ठीक है, इंप्रूव कर रहे हैं। उस दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें सनी देओल पापा धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे। उनके साथ उनके बेटे करमवीर और राजवीर भी थे। इसके बाद सलमान खान भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे। 10 नवंबर को ही हेमा मालिनी ने एक पोस्ट डालकर अपील की थी। बताया था कि धर्मेंद्र ठीक है। अपने फैंस को थैंक यू कहा था, धन्यवाद दिया था कि आप प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द ठीक हो जाए। तबेशा देओल और हेमा मालिनी ने मौत की फेक न्यूज चलाने पर गुस्सा भी जाहिर किया था। 11 नवंबर को अफवाहें भी उड़नी शुरू हो गई थी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक फेक खबर आने लगी थी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। इन खबरों का परिवार वालों ने खंडन किया, उनका गुस्सा फूटा। धर्मेंद्र के निधन की खबर मीडिया में आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर दुख जताया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट वहां से हटा ली थी। हालांकि 12 नवंबर को परिवार और घरवालों की सांस में सांस आई। धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। 13 को वो घर से निकलते हुए सनी देओल ने मीडिया से नाराजगी जाहिर की थी। परिवार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, अब वो घर पर हैं, घर पर रिकवरी करेंगे। साथ ही किसी भी अटकलबाजी से आप दूर रहें, ये रिक्वेस्ट किया था परिवार ने उस वक्त। इंडियन सिनेमा में धर्मेंद्र अकेले ऐसे हीरो हैं जो अपने रोमांटिक रोल्स के साथ साथ हीमैन रोल्स, एक्शन रोल्स के लिए भी पसंद किए गए। कॉमेडी की बात करें तो कोई मुकाबला नहीं, और सीरियस फिल्में जब तक आई तो कहा कि आर्ट फिल्मों के भी वो जबरदस्त कलाकार हैं। पंजाब के शेर की पूरी दुनिया मुरीद हो गई। सानेवाल का रहने वाला एक बेटा कैसे हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार ये बन गया और पूरे बॉलीवुड पर राज किया उसने। हीमैन धर्मेंद्र का फिल्मी सफर।
पंजाब के एक छोटे से गांव लालटन के एक स्कूल टीचर के बेटे के धर्म सिंह देओल के हीरो बनने की कहानी आसान नहीं रही। अपनी उम्र के बच्चों की तरह धर्मेंद्र को भी स्कूल के दिनों से ही फिल्में देखने का शौक था। 9वीं क्लास में उन्होंने पहली बार फिल्म मेला देखी थी। उसके बाद से ही वो दिलीप कुमार के फैन हो गए। उसी दौर में धर्मेंद्र के दिल में भी हीरो बनने के अरमान जगे, लेकिन पिता इसके खिलाफ थे। मुंबई आने से पहले धर्मेंद्र लुधियाना में एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी के साथ ट्यूबवेल्स लगवाने का काम करते थे। मुंबई में स्पॉट द टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिल गई। फिल्म रिलीज होते ही उन्हें देश भर में पहचान मिल गई, जिसके बाद धर्मेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत में रोमांस के किंग के तौर पर पहचान मिलने के बाद धर्मेंद्र ने बाद में एक्शन फिल्मों की बदौलत ही मैन की छवि हासिल कर ली। पहली फिल्म हिट होने के बाद धर्मेंद्र ने सूरत और सीरत, अनपढ़, बंदनी, आई मिलन की बेला जैसी कई हिट फिल्मों में काम करते हुए कामयाबी हासिल की। 1967 में धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर आई। इस फिल्म में धर्मेंद्र पहली बार एक्शन करते नजर आए और उन्होंने बतौर एक्शन हीरो अपनी छवि बना ली। 1976-84 के बीच धर्मेंद्र ने कई हिट एक्शन फिल्में दी। इन फिल्मों में एक्शन की बदौलत धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का ही मैन कहा जाने लगा। अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा के नाम करने वाले धर्मेंद्र आखिरी वक्त तक फिल्मों में एक्टिव रहे। सिनेमा के प्रति इसी जुनून की बदौलत धर्मेंद्र ने सिनेमा प्रेमियों के दिलों में ऊंचा मुकाम बनाया। एक्शन से लेकर कॉमेडी तक दर्शकों की हर उम्मीदों पर वो खरे उतरे। धर्मेंद्र का फिल्मी करियर एक ऐसा एल्बम है जिसपे हर पन्ना यादगार है। तो सुपरस्टार धर्मेंद्र को हमारी भी भावभीनी श्रद्धांजलि।